इसके पूर्व हम लोगों ने जाना था संप्रेषण या कम्युनिकेशन के बारे में। इसके बारे में इसकी परिकल्पनाओं के बारे में समझने का प्रयास भी किया गया था। और जो भी ये परिकल्पनाएं थी, कहीं ना कहीं ये ऐसी प्रक्रिया थी जिसको हम लोग सम और प्रेषण के नाम से जानते थे। जिस सम मतलब बराबर और प्रेषण मतलब वार्ता या प्रेषण करना या एक दूसरे तक पहुंचाना। कहीं ना कहीं अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया को के माध्यम की प्रारूप के प्रणाली के माध्यम से हम कह सकते थे कि एक प्रकार का संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि विचार विनिमय के माध्यम से निकल के आती थी, जो कि हमारे बातचीत या वाणी में प्रदर्शित होती है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं संप्रेषण के माध्यम से स्पष्ट होती थी। लेकिन अगर समझने का प्रयास किया जाए तो ये जो प्रक्रियाएं निकल के आती थी, ये इसका कहीं ना कहीं संप्रेषण का भी कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य होता है या उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। उसकी प्रणाली के माध्यम से ही ये सारी प्रक्रियाएं जानी जाती हैं या समझने का प्रयास भी किया जाता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि जो एक लक्ष्य या उद्देश्य के प्रारूप के अंतर्गत जो प्रणाली निकल के आती है, उसको हम लोग मापन और मूल्यांकन के माध्यम से भी समझने का भी प्रयास करते हैं। क्योंकि जब उद्देश्य होता है तो उद्देश्य के निर्धारण के माध्यम से ही कहीं ना कहीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बालक प्रयासरत होता है और उसकी प्रणाली के प्रारूप के अंतर्गत ही उद्देश्य और शैक्षिक उद्देश्यों और उसके लक्ष्यों के प्रारूप का निर्धारण भी होता है। तो आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और जो इसकी प्रणाली दी गई है, इसके महत्वपूर्ण पहलू बताए समझाए गए हैं, उसके बारे में हम लोग स्पष्ट करेंगे। तो पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे शैक्षिक उद्देश्य और उसके लक्ष्य के बारे में। जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, शैक्षिक उद्देश्य और जो उसका लक्ष्य होता है, ध्यान रखेंगे शैक्षिक उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में। तो एक तरफ हम लोग उद्देश्य कर देंगे और एक तरफ लक्ष्य करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार का हमारा एम होता है और ये हमारा एक प्रकार का गोल होता है। ठीक है ना, गोल कह सकते हैं। तो एम और गोल को हम लोग स्पष्ट करेंगे, या इसको हम लोग उद्देश्य को ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, कभी कहीं पुस्तकों में भी दर्शाया गया और कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से ऑब्जेक्ट के नाम से भी जाना जाता है उद्देश्य को। और एम्स भी कहीं कहीं हम लोग समझने का, एम्स के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। और जो लक्ष्य होते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं कि जो लक्ष्य के प्रारूप होते हैं उसको हम लोग गोल के नाम से भी जानते हैं, गोल्स कह सकते हैं। तो इसके स्पष्टीकरण को अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले विचारों के स्पष्टीकरण में अगर हम देखें तो इसमें एक जो जॉन डीवी थे, जॉन डीवी का नाम आप लोगों ने जानते होंगे। जॉन डीवी ने प्रमुखता से कहीं ना कहीं शैक्षिक अवधारणा को प्रारूपित करने का प्रयास प्रमुख रूप से किया है। और उन्होंने ही बताया था कि शिक्षा के 3 अंग होते हैं। इसमें बताया था शिक्षा के 3 अंग होते हैं, एक होता है टीचर, दूसरा होता है स्टूडेंट और तीसरा होता है सिलेबस, या फिर इसको हम लोग सामाजिक प्रणाली के माध्यम से भी समझ सकते हैं, सामाजिक प्रारूप के अंतर्गत भी कह सकते हैं, सामाजिक प्रणाली भी कह सकते हैं। लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई हैं जो कि शैक्षिक उद्देश्य और लक्ष्य के माध्यम से इसको प्रारूपित किया जाता है। तो जो जॉन डीवी ने बताया, जो जॉन डीवी ने अपनी प्रणाली के अंतर्गत इसको समझाने का प्रयास किया, इसमें यही चीज़ें बताई कि टीचर और स्टूडेंट और सिलेबस होना आवश्यक होता है। और जो इसमें जो पाठ्यक्रम होता है, जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, सिलेबस निर्धारित किया जाता है, वो कहीं ना कहीं उद्देश्य से हमारे जुड़ा हुआ होता है। उद्देश्य और लक्ष्यों को प्रणाली के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करता है। कहीं ना कहीं इसके माध्यम से ये प्रक्रियाएं बताई भी जाती हैं। और हम अगर सरल शब्दों में या कहीं ना कहीं इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करें तो इसमें यही चीज़ें बताई जाती हैं कि जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं तथा पढ़ने वाले जो शिक्षार्थी होते हैं, इन दोनों के मध्य एक संबंध स्थापित होता है। और संबंध के बीच में क्या चीज़ें आती हैं, सिलेबस आता है, या इसको हम पाठ्यक्रम कह सकते हैं, पाठ्यक्रम कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम को हम लोग इंग्लिश में कैरिकुलम के नाम से भी जानते हैं, या कहीं ना कहीं सिलेबस के निर्धारण के माध्यम से भी इसके प्रारूप को निर्धारित किया जाता है। लेकिन पाठ्यक्रम जो आता है उसको कैरिकुलम के नाम से भी हम लोग स्पष्ट करते हैं, कैरिकुलम कहा जाता है इंग्लिश में। और इंग्लिश शब्द जो कैरिकुलम आया वो कैरेरे से आया है, जिसको लैटिन भाषा के कैरेरे से हम कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं कह नहीं सकते, मतलब स्पष्ट भी है कि कैरेरे से ही स्पष्टीकरण हुई। और कैरेरे का जो अर्थ होता है वो होता है दौड़ का मैदान, अर्थात जितने में बालक क्रियाएं करता है या उसके प्रारूप को निर्धारित करता है और उसके अंतर्गत वो अपने क्रियाओं को करता है और उसके बाद में अपने लक्ष्य और उद्देश्य के माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति करने का प्रयास करता है, उसे हम कह सकते हैं एक प्रकार का हमारा पाठ्यक्रम हो सकता है। तो ये चीज़ें इसी के अंतर्गत अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसके अंतर्गत ही ये चीज़ें बताई थी। और कहीं ना कहीं जो वी.डी. भाटिया थे, उन्होंने स्पष्टीकरण किया है कि शिक्षा में उद्देश्य जो होता है वो नाव या पतवार के भांति होता है या समान होता है, और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से ही हम
इस पार से उस पार स्पष्ट रूप से पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। ये चीज़ें भी बताई गई हैं इसके अंतर्गत। दूसरी नंबर बात, NCERT ने क्या चीज़ें बताई। NCERT देखिए, VD भाटिया के शब्दों में हमने बताया कि ये पतवार के समान है, कहीं ना कहीं इसी के माध्यम से हम लोग लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, VD भाटिया ने बताया। दूसरी नंबर चीज़ की जब हम आगे बढ़ते हैं तो NCERT क्या कहती है, आप लोग ध्यान रखें। NCERT नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये कहीं ना कहीं ये आप पढ़ते होंगे तो इस पुस्तकों की व्यवस्थाएं विशेष रूप से करता है। और इसने ये बताया कि उद्देश्य वो अभीष्ट वस्तु है जो कि कहीं ना कहीं उसकी दिशा के जिसके अंतर्गत उसकी दिशा के अंतर्गत कार्य किया जाता है, और कहीं ना कहीं यह वह व्यवस्थित परिवर्तन होता है जिसकी क्रिया के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। किसको, इस लक्ष्यों या उद्देश्यों के माध्यम से इसको स्पष्ट किया जा सकता है। ये चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई हैं। उसके बाद में ब्लूम ने भी अपने टैक्सोनॉमी के अंतर्गत इसको जानने और समझाने का प्रयास किया है, और ब्लूम ने ही कहीं ना कहीं उद्देश्य और लक्ष्य को प्रारूपित करने का भी प्रयास किया। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, और इसके माध्यम से ब्लूम टैक्सोनॉमी के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि इसमें उद्देश्य क्या होते हैं और लक्ष्य क्या होते हैं, दोनों के अंतरों को हम लोग आज स्पष्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इसमें कौन सी प्रणाली लागू की जाती है। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, जो कि कहीं ना कहीं ब्लूम ने अपने दो इसमें अलग अलग प्रकार से इसको बताने का प्रयास किया है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम उद्देश्य और लक्ष्य जो होता है, या गोल्स एंड एम्स जो होते हैं, भली बात इसके बारे में अगर हम जाने समझने, और लोग इसमें जो लोगों की प्रवृत्ति होती है, इसके बारे में हम लोग अंतर के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि पहली बात तो मेथड ऑफ टीचिंग के अंतर्गत इसको विशेष ध्यान रख करके इसके प्रक्रियाओं को लागू किया जाता है। तो इसमें जो प्रक्रिया निकल के आती है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 पे कि उद्देश्य का निर्धारण शिक्षक द्वारा स्वयं किया जाता है। किसके द्वारा, शिक्षक जो होता है उसके द्वारा हम उद्देश्य का निर्धारण स्वयं करते हैं, मतलब शिक्षक स्वयं उद्देश्य का निर्धारण करता है, जिसका आधार क्या होता है, लक्ष्य ही होता है। जिसका आधार क्या होता है, लक्ष्य की प्राप्ति ही माना जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। पहले शिक्षक जो होता है वो अपने उद्देश्यों, देखिए क्योंकि उद्देश्य का निर्धारण शिक्षक ही करवाता है, और स्वयं वह इसके माध्यम से अपने शैक्षिक आधारों की प्रवृत्ति को लागू को ही करवाता है। दूसरी नंबर बात, इसकी कंडीशन को अगर देखें, लक्ष्य की कंडीशन को, तो लक्ष्य में क्या चीज़ें निकल के आती हैं, ब्लूम ने क्या चीज़ें इसके अंतर्गत बताने का प्रयास किया है। और कहीं ना कहीं इस ध्यान रखेंगे कि ये 1956 में जो बेंजामिन BS ब्लूम थे, उनके शैक्षिक उद्देश्यों का या कहीं ना कहीं उनके माध्यम से जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, उसी के बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से जान रहे हैं। तो इसमें शिक्षक द्वारा निर्धारित होता है, जो कि लक्ष्यों को प्राप्त करवाता है। नंबर 1 की बात इसमें करते हैं लक्ष्यों में, तो लक्ष्य संपूर्ण समाज व राष्ट्र की प्रकृति को देखकर निर्धारित होता है, और कहीं ना कहीं इसकी पूर्ति के लिए जिम्मेदारी संपूर्ण समाज, विद्यालय व राष्ट्र की होती है। तो ध्यान रखेंगे, इसके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, उसको नोट भी कर लेंगे, क्योंकि राष्ट्र और कहीं ना कहीं समाज या वहाँ अपने आस पड़ोस में या कहीं ना कहीं अलग अलग प्रारूप के अंतर्गत जो क्रियाएँ निकल करके आती हैं, उसी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि उसके माध्यम से हमारे जो लक्ष्य होते हैं उसका निर्धारण कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण देता है, या लक्ष्य का निर्धारण इसी के माध्यम से स्पष्ट होता है, जो कि हम कहीं ना कहीं इसके माध्यम से कह सकते हैं विद्यालय, समाज और राष्ट्र की प्रकृति के माध्यम से होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें इसके माध्यम से स्पष्ट होती हैं। दूसरे नंबर पॉइंट्स की बात करी जाए तो उद्देश्य का क्षेत्र जो होता है वो काफ़ी सीमित होता है। उद्देश्य का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, ध्यान रखेंगे, वो सीमित होता है। जो उद्देश्य होता है हमारा, एम जो होता है वो सीमित होता है, लेकिन लक्ष्य की प्रणाली की बात करी जाए, लक्ष्य की जो प्रवृत्ति होती है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लक्ष्य का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है। ध्यान रखेंगे, अगर हम लोग जब वृद्धि विकास पढ़ रहे थे तो उसमें भी बताया था कि वृद्धि कहीं ना कहीं वो शरीर के मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित है, लेकिन जो ये बाह्य गुण होते हैं बालक के, वो कहीं ना कहीं विकास से संबंधित होता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें हम कह सकते हैं कि जो लक्ष्य, जो उद्देश्य होता है उसका वो सीमित होता है, लेकिन जो लक्ष्य होता है वो कहीं ना कहीं असीमित या कहीं ना कहीं बृहत होता है, जो कि कहीं ना कहीं समाज या फिर कह सकते हैं विद्यालय तथा राष्ट्र की प्रवृत्ति के राष्ट्र की प्रकृति के माध्यम से डेवलप होता है, और कहीं ना कहीं इसकी पूर्ति के लिए ही कार्य को निर्धारित किया जाता है, और इसी के माध्यम से प्रक्रियाएं डेवलप भी होती हैं। तो लक्ष्य का जो कार्य रूप है वो कहीं ना कहीं व्यापक होता है, बृहत होता है, और कहीं ना कहीं उसमें चेंजिंग भी हमेशा परिवर्तनशील रहती है, या परिवर्तन आते ही रहते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करी जाए, इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, मनोवैज्ञानिक होती है। इसकी प्रवृत्ति मतलब ध्यान रखिए, तीसरे पॉइंट पे हम चल रहे हैं, दूसरा हो गया था। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अंतर्गत देखें तो मनोवैज्ञानिक की जो इसमें जो उद्देश्य की प्रवृत्ति या ऑब्जेक्ट की प्रवृत्ति होती है, जो एम की प्रवृत्ति जो होती है वो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक होती है, साइकोलॉजिकल होती है, लेकिन लक्ष्य का आधार जो होता है वो सामाजिक दर्शन को देख करके होता है। किसके आधार पर होता है, सामाजिक दर्शन के आधार पर होता है। ठीक है ना, सामाजिक दर्शन के आधार पर ये बृहत होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और ये कहीं ना कहीं सामाजिक दर्शन के आधार पर ही इसके उद्देश्य का निर्धारण हम लोग कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से ही इसकी प्रणाली निर्धारित की जाती है। नंबर 4 पॉइंट के बारे में अगर समझने का प्रयास करें तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि उद्देश्यपूर्ण
पूर्ण रूपेण 100% प्राप्त किए जा सकते हैं। उद्देश्यों को हम लोग 100% या 100% कह सकते हैं, इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। 100% उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन जो लक्ष्य होता है ये हमारे आदर्श होते हैं, अतः इनके पूर्ण रूपेण प्राप्त करना संभव ही नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, ये कहीं ना कहीं पूर्ण रूपेण जो संभव नहीं होता है वो होता है हमारा लक्ष्य, कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाता है। और कहीं ना कहीं जब हम लोग इसके बारे में पूरी तरीके से प्रक्रियाओं लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं 100% नहीं हो पाता, लेकिन 100% ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके माध्यम से चीज़ें स्पष्ट रूप से बताई भी गई हैं। तो अगले पॉइंट्स की बात करी जाए, अगर पाँचवें छठे पॉइंट्स की, तो छठा पॉइंट्स अगर देखा जाए तो इसमें कहा जाता है ये निश्चित होते हैं। ये कौन से होते हैं? ये निश्चित होते हैं, ध्यान रखेंगे, निश्चितता होती है इसमें, निश्चित होते हैं, लेकिन इसमें ये अनिश्चित होते हैं। ध्यान रखें, इसमें वही हमने कहा था ना कि निश्चित होते हैं, और ये क्या होते हैं? अनिश्चित अर्थात परिवर्तनशील होते हैं। ध्यान रखेंगे, परिवर्तनशील, इसको हमने पहले ऊपर ही स्पष्ट किया था कि ये परिवर्तन इसमें आता रहता है, गोल हमेशा बदलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित इसमें उद्देश्य में जो होती है वो निश्चितता को प्राप्त करवाती है, कहीं ना कहीं निश्चित ही होते हैं, फिक्स होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं। ये चीज़ इसके माध्यम से होती है। आज हम लोगों ने उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में, इसके परिवर्तन के बारे में जो चीज़ें निकल करके उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है, जो कि संप्रेषण प्रक्रिया को भी लागू करने का भी प्रयास अच्छे प्रकार से करता है। तो कम्युनिकेशन के अंतर्गत भी ये चीज़ें आती हैं, इवोल्यूशन मेजरमेंट के अंतर्गत भी आती हैं। तो जो चीज़ें आपके जो अस्पष्ट हैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो चीज़ें अगर आपको सब बिल्कुल अच्छे प्रकार से समझ में आ रही है तो लाइक्स भी विशेष रूप से करें। दूसरी नंबर बात, अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ना है या नेक्स्ट टॉपिक को अलग प्रकार से समझने का प्रयास भी करना है तो कहीं ना कहीं उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से परिचर्चा भी करेंगे। तो ये अगर जानना समझना है तो उसके लिए सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसके माध्यम से स्पष्ट होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक में अगले पॉइंट्स के बारे में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।